Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Section 40 offense. Except in the chapters and sections mentioned in class 2 and 3 of this section, the word offense denotes a thing made punishable by this code. कोई भी ऐसा अमल जो पाकिस्तान पेनल कोड के तहत काबिल सज़ा हो या पनिशेबल हो उसे जुर्म या ऑफेंस माना जाएगा, सिवाय उनके जिनका जिक्र इसी सेक्शन 40 के क्लास 2 और 3 में मौजूद है। उनके सिवा जो भी ऑफेंस होगा यानी कि पाकिस्तान पेनल कोड के तहत जो भी अमल पनिशेबल होगा उसे हम ऑफेंस मानेंगे। अब यहाँ कुछ चैप्टर्स और कुछ सेक्शंस दिए गए हैं। इन चैप्टर्स और सेक्शन के अलावा जो भी एक्ट होगा पाकिस्तान पेनल कोड के तहत वो पनिशेबल होगा तो उसे हम ऑफेंस कहेंगे। सेक्शन 41 स्पेशल लॉ। ए स्पेशल लॉ इज़ ए लॉ एप्लीकेबल टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। स्पेशल लॉ एक ऐसा लॉ है जो किसी खास सब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, खास सब्जेक्ट पे लागू होता है। यानी कि स्पेशल लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि स्पेशल सब्जेक्ट को कवर करता है। फॉर एग्जांपल नेब ऑर्डिनेंस है। अब नेब ऑर्डिनेंस जो कि सिर्फ करप्शन केसेस को कवर करती है, तो ये एक स्पेशल जो है सब्जेक्ट को कवर करती है नेब ऑर्डिनेंस, इसको हम स्पेशल लॉ कहेंगे कि ये सिर्फ करप्शन केसेस को हैंडल करती है। इसी तरह एंटी टेररिज्म है, यानी कि जो भी ऐसा लॉ हो जो सिर्फ एक स्पेशल सब्जेक्ट को कवर करे उसे हम स्पेशल लॉ कहेंगे। सेक्शन 42 लोकल लॉ। ए लोकल लॉ इज़ ए लॉ एप्लीकेबल ओनली टू ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टेरिटरीज कंप्राइज्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मौजूद किसी खास इलाके या ख़ास मकाम के हिस्से में जो लॉ लागू होता है या अप्लाई होता है उसे हम लोकल लॉ कहते हैं। यानी कि जो कवानीन किसी ख़ास इलाके या ख़ास मकाम के हिस्से में अप्लाई हों उसे हम लोकल लॉ कहेंगे। यानी कि किसी ख़ास हिस्से में कोई लॉ लागू होता है, मिसाल के तौर पर जैसे कोविड बढ़ गया था कराची में, ठीक है, तो वहाँ मास्क पहनना ज़रूरी था, ठीक है, तो उसका जो है वहाँ लॉ अप्लाई हो रहा था कि यहाँ मास्क पहनो। लेकिन अगर बात करें जो है गांव की, तो गांव में इतनी सख्ती नहीं थी क्योंकि वहाँ ये जो है लॉ अप्लाई नहीं हो रहा था, इसलिए कि वहाँ वायरस नहीं था। लेकिन वो बहुत बड़ा सिटी था तो वहाँ अप्लाई हो रहा था। तो ये एक सादा सा मिसाल है। और दूसरे मिसाल ये बुक में दिए गए हैं, जैसे कि पोर्ट ट्रस्ट एक्ट या पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, क्राइम्स रेगुलेशन। यानी कि किसी खास पाकिस्तान के किसी खास हिस्से में कोई लॉ जो है अप्लाई हो तो उसे हम लोकल लॉ कहेंगे। सेक्शन 43 इलीगल लीगली बाउंड टू डू। The word illegal is applicable to everything which is an offense or which is prohibited by law or which furnishes ground for a civil action. लफ्ज़ इलीगल हर उस चीज़ की तरफ इशारा करता है जो ऑफेंस या जुर्म हो और कानूनी तौर पर मना हो और जिसके खिलाफ सिविल एक्शन दायर किया जा सके तो उसे हम इलीगल कहेंगे। मतलब कोई भी चीज़ जिसको हम ऑफेंस कहते हैं और उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके और उस चीज़ का कानून ने मना किया है तो उसे हम इलीगल कहेंगे। फिर आता है लीगली बाउंड टू डू। इसी सेक्शन में है लीगली बाउंड टू डू। द पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू वाट एवर इट इज़ इलीगल इन हिम टू ओमिट। हर उस शख्स को लीगली बाउंड टू डू कहा जाएगा जो कानूनी तौर पर उस काम को करने का पाबंद हो या उसका फ़र्ज हो। मिसाल के तौर पर पुलिस वाला किसी को कोई चीज़ इलीगल करते हुए देखता है या फायरिंग करते हुए देखता है, अगर वो उसको रोकता नहीं है, ओमिट नहीं करता, तो उस शख्स को हम कहेंगे कि ये लीगली बाउंड टू डू था, ये पुलिस वाला लीगली बाउंड टू डू था, यानी कि कानूनी तौर पर इस काम करने का पाबंद था, उसको रोकने का पाबंद था, तो इसे हम लीगली बाउंड टू डू कहेंगे। यानी कि पुलिस वाले लीगली बाउंड टू डू हैं, यानी कि वो पाबंद हैं कि कुछ इलीगल देखें तो उसको रोकें। यानी कि वाट एवर इज़ इलीगल इन हिम टू ओमिट, यानी कि जो भी इलीगल चीज़ देखें उनको ओमिट करें, तो इसलिए उनको हम लीगली बाउंड टू डू कहेंगे, यानी कि किसी काम को करने के पाबंद। तो ये है सेक्शन 43। सेक्शन 44 इंजरी। द इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वाट एवर इलीगली काज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। गैरकानूनी तौर पर किसी शख्स के जिस्म, जहन, शोहरत
या मिल्कियत को नुकसान पहुंचाया जाए तो उसे हम इंजरी कहेंगे। मिसाल के तौर पर किसी शख्स के जिस्म पे कोई चाकू मारता है तो ये भी इंजरी कहलाएगी। अगर कोई शख्स किसी को ब्लैकमेल करता है तो इसे हम माइंड इंजरी कहेंगे। अगर कोई शख्स किसी को बदनाम करता है या गाली देता है या कुछ और करता है तो ये रेपुटेशन इंजरी होगी। या कोई किसी की प्रॉपर्टी चोरी करता है या उसमें आग लगाता है, उसकी प्रॉपर्टी की इंजरी होगी। तो ये है इंजरी। और नीचे लिखा है अगर कोई जो रास्ते में टोल प्लाजा वाले या पुलिस वाले आपकी कार या ट्रक रोकते हैं और इलीगल डिमांड करते हैं पेमेंट के लिए तो ये भी एक किस्म की इंजरी है। सेक्शन 45 लाइफ यानी कि हयात या ज़िंदगी। द वर्ड लाइफ डिनोट्स द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेस्ट। यानी कि पाकिस्तान पेनल कोड में जहाँ भी वर्ड लाइफ आए तो वो ह्यूमन बीइंग की लाइफ की तरफ इशारा करेगा, जब तक कि वहाँ साफ साफ ना लिखा हो कि इसकी लाइफ का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन अगर कहीं भी लाइफ वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो वो ह्यूमन बीइंग की यानी कि इंसान ज़ात की लाइफ की तरफ इशारा करता है। सेक्शन 46 डेथ। द वर्ड डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। इसमें भी यही कहता है कि पाकिस्तान पेनल कोड में जहाँ भी वर्ड डेथ हो वो डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग की तरफ इशारा करता है, यानी कि इंसान की मौत की तरफ इशारा करता है, जब तक कि मजमून में साफ साफ ना लिखा हो। वरना डेथ जो है डिनोट करती है डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग की तरफ। फिर है सेक्शन 47 एनिमल। द वर्ड एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग्स। यानी कि इंसान ज़ात के अलावा जो भी हैवान हैं उनको, जो भी लिविंग क्रिएचर है उनको हम एनिमल कहेंगे। यानी कि ह्यूमन बीइंग के सिवा जहाँ भी वर्ड एनिमल आता है वो ह्यूमन बीइंग के अलावा किसी और हैवान की तरफ भी इशारा करता है। यानी कि ह्यूमन बीइंग के अलावा जो भी लिविंग क्रिएचर है, जानदार शय है, वो एनिमल कहलाएगी। सेक्शन 48 वेसल। द वर्ड वेसल डिनोट्स एनीथिंग मेड फॉर कन्वीनियंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर ऑफ प्रॉपर्टी। कोई भी चीज़ जो इंसान को या उसके मालो मिल्कियत को या उसकी प्रॉपर्टी को पानी के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बनाई गई हो तो उस चीज़ को हम वेसल कहेंगे। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए कोई भी इंसान या उसकी प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह पानी के ज़रिए पहुंचाया जाए तो उसे हम वेसल कहेंगे। जैसे कि शिप होती है या बहरी जहाज़ होता है तो उनके ज़रिए, पानी के ज़रिए जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो उसे हम वेसल कहेंगे। अकॉर्डिंग टू PLD 1986 कोटा, एनी फ्लोटिंग स्ट्रक्चर इज़ नॉट शिप आर वेसल। कोई भी अगर चीज़ पानी में तैर रही है तो उसको हम वेसल या शिप नहीं कहेंगे, सिर्फ उस चीज़ को ही वेसल या शिप कहेंगे जो पानी में तैरती भी हो और इंसान या उसकी मिल्कियत को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हो तो उसे हम वेसल कहेंगे। ऐसे तो कोई लकड़ी तैर रही है, खाली लकड़ी, उसको हम वेसल या शिप नहीं कहेंगे। इंसान या उसकी प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बनाई गई चीज़ को हम वेसल कहेंगे। ये है सेक्शन 48। सेक्शन 49 ईयर मंथ। वेयर एवर द वर्ड ईयर और द वर्ड मंथ इज यूज्ड इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट ईयर और मंथ इज टू बी रिकॉन्ड अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर। जहाँ कहीं भी वर्ड ईयर या मंथ इस्तेमाल हो तो यहाँ समझ लेना चाहिए कि ये ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से बताया जा रहा है। यानी कि कहीं भी अगर मंथ वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये ब्रिटिश कैलेंडर के मुताबिक कह रहे हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक। अगर कोई कह रहा है ईयर तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये अंग्रेज़ी साल का कह रहा है, ब्रिटिश कैलेंडर का। यानी कि जैसे अब 2022 चल रहा है तो ये कहा जाएगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर कोर्ट में कह रहे हैं जज कह रहा है या वकील कह रहा है कि इसको 5वें महीने में, 5th मंथ में इसको गिरफ्तार किया गया था, तो यहाँ ये समझ लेना चाहिए कि इसको मई में गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि जहाँ भी मंथ वर्ड इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब ये कि अंग्रेज़ी महीने या अंग्रेज़ी साल यानी कि ब्रिटिश कैलेंडर में शुमार होगा। मतलब अगर वकील कह रहा है कि ये 5th मंथ में, साल के 5th मंथ में
इसको गिरफ्तार किया गया था, तो यहाँ साफ ज़ाहिर है कि मई में इसको गिरफ्तार किया गया था। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि इसको जमादुल अव्वल में गिरफ्तार किया गया था, वो जो हमारा हिजरी साल है। ठीक है, ये हमारा जो है ब्रिटिश कैलेंडर के मुताबिक कहीं भी ईयर या मंथ इस्तेमाल हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कि ये ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये ब्रिटिश कैलेंडर में शुमार होगा। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, वो जो हिजरी साल है वो नहीं होगा, जैसे कि मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी। Section 50. Section. The word section denotes one of those portions of the chapters of this code which are distinguished by prefixed numeral figures. इस कोड के चैप्टर के पोर्शंस की तरफ इशारा करता है जो न्यूमरल फिगर्स या नंबर से ज़ाहिर होते हैं। यानी कि यहाँ जो भी पोर्शंस, जिस चैप्टर में जो भी पोर्शंस हैं वो नंबर से नुमायाँ होते हैं तो उसे हम सेक्शन कहेंगे। जैसे सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, जैसे सेक्शन 45, सेक्शन 46 है, ये उसके आगे 45 के आगे लाइफ लिखा है तो ये हम सेक्शन कहेंगे, इसको हम सेक्शन कहेंगे। यानी कि इस कोड के अंदर जो भी पोर्शन है और वो पोर्शन नंबर से ज़ाहिर होता है, यानी कि 45 यानी कि लाइफ, 46 डेथ, 47 एनिमल, कोई नंबर से ज़ाहिर होता है तो उसको हम सेक्शन कहेंगे। Section 51. The word oath includes a solemn affirmation substantiated by law for an oath and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of proof whether in the court of justice or not. यानी कि कानून के तहत मुकर्रर करदा ओथ की जगह सोलम अफर्मेशन भी शामिल है। यानी कि ओथ एक ऐसा डिक्लेरेशन है, एक ऐसा ऐलान है या एक ऐसा इकरार है जो कानून के तहत किसी भी सरकारी मुलाजिम के सामने किया जा सकता है और उस ओथ को करने का मकसद कोर्ट ऑफ जस्टिस या कहीं और एज ए प्रूफ पेश करना हो तो उसे हम ओथ कहेंगे। यानी कि ओथ एक ऐसा इकरार है जो किसी सरकारी मुलाजिम के सामने बनाया जा सकता है, किया जा सकता है और उसको एज ए प्रूफ पेश करने का मकसद हो तो उसे हम ओथ कहेंगे। Section 52. Good faith. Nothing is said to be done or believed in good faith which is done or believed without due care and attention. यानी कि किसी भी काम को उस वक्त तक नेक नियति या गुड फेथ से किया जाने वाला काम नहीं कहा जाएगा जब तक कि वो काम एहतियात और तवज्जो से ना किया गया हो। यानी कि जब तक कि उस काम में एहतियात और तवज्जो शामिल ना हो तो उस काम को गुड फेथ से किया जाने वाला काम नहीं कहा जाएगा। गुड फेथ यानी कि नेक नियति, यानी कि किसी भी काम को एहतियात और यानी कि किसी भी काम को करने के लिए ज़रूरी एहतियात और ज़रूरी तवज्जो होनी चाहिए, तभी उस काम को गुड फेथ से किया जाने वाला काम कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई आदमी कार चला रहा है, ड्राइविंग कर रहा है और उसकी वहाँ अटेंशन भी शामिल है और केयर भी शामिल है, यानी कि तवज्जो और एहतियात भी शामिल है, तो उसको हम कहेंगे कि ये ड्राइविंग गुड फेथ से कर रहा है, यानी कि नेक नियति से कर रहा है। लेकिन अगर वो ड्राइविंग में गफलत कर रहा है, नेग्लिजेंस कर रहा है या लापरवाही कर रहा है, यानी कि केयरलेसनेस कर रहा है, तो उसको हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये गुड फेथ से चला रहा था। मिसाल के तौर पर कोई आदमी हवाई फायरिंग कर रहा है और किसी को लग जाती है, नुकसान हो जाता है, तो वो आदमी यहाँ ये नहीं कह सकता कि मैं गुड फेथ से, नेक नियति से ये फायरिंग कर रहा था। यानी कि उसकी वहाँ केयर और अटेंशन शामिल नहीं थी, उसने वहाँ गफलत की, नेग्लिजेंस की, तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। यानी कि गुड फेथ के लिए ज़रूरी है कि वहाँ केयर और अटेंशन शामिल हो। अगर वहाँ केयर और अटेंशन शामिल नहीं है तो उसको हम गुड फेथ नहीं कहेंगे, गुड फेथ करने वाला काम नहीं कहेंगे। लेकिन अगर किसी आदमी की उस काम में केयर और अटेंशन शामिल है फिर भी नुकसान हो जाता है तो उसको ये अदालत में साबित करना होगा कि मेरी केयर और अटेंशन शामिल थी फिर भी ये नुकसान हो गया, तो वो बच सकता है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी ड्राइविंग कर रहा है, उसकी केयर भी शामिल है और अटेंशन भी शामिल है, फिर भी नुकसान हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर अदालत में उसको ये साबित करना होगा कि मेरी यहाँ ड्यू केयर और अटेंशन शामिल थी फिर भी ये हो गया, तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी। उसको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि इसने ये गुड फेथ से काम नहीं किया। 52A harbor except in the section 157 and in section 130 in case in which the harbor is given by the wife or husband of the person harbored.
यानी कि इसमें कहता है कि अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को या कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को पनाह देता है तो उसे हम हार्बर नहीं कहेंगे। फिर किसको हार्बर कहेंगे? आगे कहता है द वर्ड हार्बर इंक्लूड्स द सप्लाइंग ए पर्सन विथ शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, ammunition or means of convenience or assisting a person by any means whether of the same kind as those enumerated in the section are not to avoid apprehension। हार्बर या पनाह देने का मकसद क्या है? मतलब क्या है? किसी शख्स को रिहाइश, खाना, मशरूबात, पैसा, कपड़ा, हथियार, जंग का सामान, बारूद वगैरह या आने जाने की सहूलियात देना और उस शख्स को गिरफ्तारी से बचाने के लिए वो तमाम सहूलियात मुहैया करना जो इस सेक्शन में नहीं दी गई, तो उस शख्स को हम हार्बर कहेंगे। यानी कि कोई भी शख्स किसी मुजरम को खाना दे रहा है या पनाह दे रहा है, मुख्तलिफ सहूलियात दे रहा है और उसको वो सहूलियात दे रहा है जिसके ज़रिए वो गिरफ्तार ना हो पाए, उसको खाना दे रहा है, कपड़े दे रहा है, मशरूबात दे रहा है, हथियार दे रहा है, तो उस पनाह देने वाले शख्स को हम इस सेक्शन के मुताबिक हार्बर कहेंगे। लेकिन अगर उस शख्स को पता ही नहीं है कि ये शख्स मुजरम है और उस शख्स को ये खाना देता है, पनाह देता है, अपने घर में रहने देता है, तो उस शख्स को हम हार्बर नहीं कहेंगे। उस शख्स को हम हार्बर नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर कोई बीवी अपने खावंद को पनाह देती है या कोई खावंद अपनी बीवी को पनाह देता है तो उनको भी हम हार्बर नहीं कहेंगे। हार्बर हम उस शख्स को कहेंगे जो शख्स किसी मुजरम को पनाह देता है या हथियार सप्लाई करता है, तो उस शख्स को हम इस सेक्शन के मुताबिक हार्बर कहेंगे। और यहाँ लिखा है कन्वीनियंस, यानी कि आने जाने की सहूलियत देना। आने जाने की सहूलियत देने में शिप भी आ सकती है, कोई बड़ी जहाज भी आ सकता है, या उसको कोई कार दे रहा है। मतलब इसमें कहता है कुछ चीज़ें हम इस सेक्शन में नहीं दे पा रहे और वो उसको सहूलियत मुहैया कर रही हैं, तो उसको भी हम हार्बर ही कहेंगे, उस शख्स को जो पनाह दे रहा है। तो ये 52A जो है कहता है इसमें। दोस्तों, पाकिस्तान पेनल कोड के दूसरे सेक्शंस के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहां आपको पाकिस्तान पेनल कोड 1860 का एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें सारे सेक्शंस मौजूद हैं, उनके भी वीडियोस आप देख सकते हैं। Kindly subscribe my YouTube channel Law Student and press the bell icon and share with your friends also. And you can follow me on other social media platforms. Link in description or you can search them.